इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के मॉडल पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, जो रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ हम उस टॉपिक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इस मॉडल पेपर में आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प होगी। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करेंगे। इन मॉडल पेपर्स को देखने के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की राइट अप्रोच पता लगेगी, जिससे आप आराम से 30 में से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने मॉडल पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पेपर में सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का राइट स्ट्रक्चर पता करना है। फ्रेमिंग क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप फ्रेमिंग क्वेश्चंस का चैप्टर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस के चैप्टर में हमने देखा था कि कोई भी क्वेश्चन या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यहाँ चारों ऑप्शंस में सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। WH वर्ड के बाद हम टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। चारों ऑप्शंस में वी सब्जेक्ट दिया हुआ है और सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी वी के साथ डू का यूज नहीं हो रहा उसे ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए गलत होगा और ऑप्शन डी भी गलत होगा, क्योंकि दोनों में डज का यूज हो रहा है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लेकिन ऑप्शन सी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, जो गलत होगा। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। वाई डू वी लाइक द चेरी ट्री सो मच। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस वाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन्स विल बी। दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो पैसिव वॉइस का एक बेसिक रूल सबको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस सेंटेंस में यू सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और योर लेसन्स इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम WH वर्ड से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ब का या फिर टेंस का हम चेंज करते हैं। तो सेंटेंस को देखने पर पता लग रहा है कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू नहीं आएगा, यहाँ पर योर लेसन्स आएगा। क्योंकि यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है और योर लेसन्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जहाँ भी बीन नहीं आ रहा उस सेंटेंस को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए की भी अगर बात करें तो यहाँ भी बीन कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर ऑप्शन डी की बात करें तो डी में भी बीन नहीं आ रहा, बीइंग आ रहा है। बीइंग गलत होगा तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। वाई हैड योर लेसन्स नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाई यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है रोहन सेड टू मी डिड यू टीच माई सिस्टर। अब हम यहाँ पर देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। और चारों सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ तक चारों सेंटेंस सही है। उसके बाद मी आ रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद हम दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इफ और वेदर का यूज करते हैं। तो चारों सेंटेंस को देखने से पता लग रहा है कि चारों में इफ़ का यूज हो रहा है, जो बिल्कुल सही है। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी इंटरोगेटिव फॉर्म हटा देते हैं, जिससे क्या होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है। तो इन चारों ऑप्शंस में जहाँ भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कुछ चेंजेस होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का यूज होता है, ना कि हेड बीन का। तो ऑप्शन डी को भी हम एलिमिनेट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रोहन आस्क्ड मी इफ़ आई हैड टॉट हिज सिस्टर। किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोनाउंस में भी कुछ चेंज करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक विल बी। दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस फॉर्म क्या होगा। तो पैसिव वॉइस का सबसे बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग द एंटायर ब्लॉक से होगी।
तो जहाँ भी स्टार्टिंग द एंटायर ब्लॉक से नहीं हो रही उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। और मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस में विल के साथ बी का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो विल के साथ जहाँ भी बी का यूज नहीं हो रहा उस सेंटेंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन ऑप्शन बी में डिमोलिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो रहा है। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। अब ऑप्शन डी में बाई प्लस देम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना। बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना हर बार जरूरी नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट्स को बाई प्लस सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखने को हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे नोबडी, समबडी, समवन। इसके अलावा अस और देम, इनको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में आपको मेन फोकस करना है सेंटेंस के वर्ब के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। अब चारों ऑप्शंस को देखने पे पता लग रहा है कि चारों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि डिड का यूज हो रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें डिड का यूज होता है, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो जहाँ भी डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सब कुछ सेम है, हु और होम का डिफरेंस है। तो अगर सेंटेंस को देखते हैं तो पता लगता है सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है। और WH वर्ड में हु का आंसर सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जब सेंटेंस में ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हु का यूज नहीं होगा, हम होम का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, होम डिड यू सी येस्टरडे। सेंटेंस का मतलब निकलेगा तुमने कल किसको देखा। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दिस। दिस के बिगिनिंग में कौन सा साउंड आ रहा है उसका फोनेटिक सिंबल बताना है। तो दिस की अगर बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दिस। तो दिस का स्टार्टिंग साउंड द का आ रहा है, और द को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑप्शन डी इस सिंबल का यूज करते हैं। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड थैंक्स इज। थैंक्स का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? तो थैंक्स का प्रोनाउंसिएशन होता है थैंक्स। सबसे पहले थ का साउंड आ रहा है और थ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आई का साउंड आ रहा है और आई के साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इसके बाद एंग का साउंड आ रहा है और उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखने पर पता लग रहा है कि एंग का साउंड ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में एंग सिर्फ न को रिप्रेजेंट करता है। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स इज ब्लैंक रीडिंग। स्टोरीज और नॉवेल्स को पढ़ना कौन सी रीडिंग होती है? तो यहाँ हम बात करेंगे इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग की। तो किसी टेक्स्ट को अगर हम इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर प्लेजर के लिए पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन अगर किसी टेक्स्ट की हम डीपली स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। तो स्टोरीज और नॉवेल्स को हम मज़े के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन। डिसलेक्सिया इनमें से किस में परेशानियों से संबंधित होता है? तो डिसलेक्सिया एक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से कोई भी चाइल्ड पढ़ नहीं पाता। तो डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड होता है। तो डिसलेक्सिया वाले बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए स्टूडेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में स्टूडेंट का क्या रोल होता है? तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में स्टूडेंट पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है और कम्युनिकेशन कर करके कोई लैंग्वेज वो सीखता है। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। साइलेंट ऑब्जर्वर, चुपचाप देखने वाला होता है। तो स्टूडेंट का रोल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में चुपचाप देखने वाला नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी अगर देखते हैं तो नो रोल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा, क्योंकि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में स्टूडेंट का रोल होता है। अब ऑप्शन सी देखते हैं। स्पीकर एंड नेगोशिएटर, एक वक्ता और मध्यस्थ का कार्य करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश को बोलना। तो प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश एक्सेंट नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर हम सिर्फ शुरुआती शिक्षा या फिर कुछ बेसिक चीज़ें किसी स्टूडेंट को बताते हैं।
तो ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ऑप्शन बी देखते हैं, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। तो एग्जाम में आने वाले मार्क्स स्टूडेंट की लर्निंग को शो करते हैं, तो मेन फोकस लर्निंग पे होता है, मार्क्स तो उसका रिजल्ट होता है। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि सिर्फ अच्छे मार्क्स स्कोर करना किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होगा। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की ग्रामर को जानना। तो ग्रामर को जानना तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि ग्रामर हम सीखते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन में इंग्लिश को यूज करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को हम इसलिए सीखते हैं कि उसको हम लाइफ में यूज कर पाएँ, डिफरेंट सिचुएशन में किसी लैंग्वेज को बोल पाएँ। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, वो होता है यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ऑप्शन डी। इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज़ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग बिकॉज, ये सलाह दी जाती है कि प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को उनकी मदर टंग या मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि तो प्राइमरी क्लासेस में मदर टंग पे इसलिए फोकस करते हैं कि कोई भी चाइल्ड किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो मेन फोकस होता है मदर टंग को यूज करने का, किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी चाइल्ड को समझाना। तो इसका आंसर होगा इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, ये बच्चों को कोई भी चीज़ समझने के योग्य बनाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एजुकेशन फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज बाय द लर्नर्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस टेक्नोलॉजी के युग में भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम है। तो बात टेक्नोलॉजी की चल रही है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटर और वीडियो एंड ऑडियो। अब हम बात करते हैं बुक्स और टीचर्स। तो टीचर्स तो नॉलेज को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो माध्यम नहीं होते, क्योंकि माध्यम में आते हैं सभी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुक्स। इस टेक्नोलॉजिकल एरा में भी बुक्स का एक इंपॉर्टेंस बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनी स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल मेक मिस्टेक्स इन द क्लास, द टीचर नाउ टेक विच वन ऑफ द स्टेप्स, कई स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल पर क्लास में गलती करते हैं, तो टीचर इनमें से कौन सा स्टेप लेता है। तो कोई भी अगर स्टूडेंट या फिर लर्नर क्लास में कोई गलती करता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है उस गलती को डायग्नोस करना या फिर उसका पता लगाना, और गलती को पता लगाने के बाद उसके कुछ उपचारात्मक स्टेप लेना। जब कोई गलती पता लगेगी उसके बाद उसका उपचार होगा। तो किसी भी स्टूडेंट की गलती सुधारने के लिए सबसे पहले उसका डायग्नोसिस होता है, उसके बाद रेमेडियल स्टेप्स ली जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन केम इनटू फोर्स इन, चिल्ड्रंस के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का कानून कौन से ईयर में आया। तो इसका आंसर होगा 2009, ऑप्शन सी। लर्नर्स मस्ट मेमोराइज ग्रामर रूल्स एंड वोकेबलरी एंड ट्रांसलेट लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इनटू इंग्लिश इफ देयर टीचर इज यूजिंग ए मेथड कोल्ड, अगर लर्नर्स को कई सारे ग्रामर रूल्स और वोकेबलरी याद करनी है और बड़े बड़े टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इस तरीके का मेथड अगर कोई टीचर यूज कर रहा है तो वो मेथड कौन सा है ये बताना है। तो हमने देखा था कि ट्रांसलेशन और ग्रामर रूल्स पर हम सिर्फ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में फोकस करते हैं। तो इसका आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इज मिनिमाइज्ड, इनमें से कौन से मेथड में टेक्स्ट बुक का यूज कम से कम होता है। तो टेक्स्ट बुक्स का कम से कम यूज डायरेक्ट मेथड में होता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स द टीचर विल यूज ब्लैंक एज द टीचिंग स्ट्रेटजी, स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स में सुधार में हेल्प के लिए टीचर कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करता है। तो अगर कोई स्टूडेंट बार बार स्पेलिंग में मिस्टेक करता है तो उसके लिए टीचर डिक्टेशन मेथड का यूज़ करता है। डिक्टेशन मेथड में अगर टीचर कुछ बोलता है तो स्टूडेंट्स को राइट डाउन करना होता है, जिससे उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में सुधार होता है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इंक्लूड्स, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन को हम CCE भी बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो CCE में फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरीके के असेसमेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। समेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। समेटिव असेसमेंट कोई भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट कोर्स के साथ साथ चलता रहता है, जिससे किसी लर्नर का कंप्लीट मूल्यांकन हो जाता है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE एम्स टू इवोल्यूट। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का मेन उद्देश्य किसका मूल्यांकन करना होता है। तो CCE का यूज़ हम किसी भी चाइल्ड के सभी एस्पेक्ट का मूल्यांकन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में पैसेज से ग्रामर और वोकेब के क्वेश्चन ही आएंगे।
तो ज़्यादातर क्वेश्चंस को तो आप बिना पैसेज पढ़े भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं। द अपोजिट ऑफ फ्रीक्वेंट इज, फ्रीक्वेंट का अपोजिट क्या होता है? फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार या फिर बार बार होने वाला, तो इसका अपोजिट होगा इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होगा कभी कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है? तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग दी गई है, तो सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन डी, अपॉर्चुनिटी। पिक आउट द करेक्ट नाउन फॉर्म्ड द एडजेक्टिव हाई, तो हाई का मतलब होता है ऊंचा, और अगर हिंदी में इसकी नाउन फॉर्म की हम बात करें तो वो होती है ऊंचाई, और ऊंचाई को हम बोलते हैं हाइट। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान कैसे करें, इनकी बात हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। द फ्रेज टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर कैन बी रिप्लेस्ड विथ, तो दिए गए फ्रेज टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है? टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा खींचना, और किसी चीज़ को लंबा खींचने के लिए हम प्रोलॉन्ग का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्लोबल, ग्लोबल का अपोजिट क्या होगा? ग्लोबल और यूनिवर्सल दोनों का मतलब क्या होता है? वैश्विक। तो ग्लोबल का अपोजिट होगा लोकल, लोकल का मतलब होगा स्थानीय। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव नेचुरल, दिए गए एडजेक्टिव नेचुरल से वर्ब फॉर्म बनाना है। तो नेचुरल की वर्ब फॉर्म होती है नेचुरलाइज। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और नेचुरलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राकृतिक बनाना या फिर किसी सिटीजन को किसी देश की नागरिकता देना, दोनों इसके मतलब होते हैं। अब हम नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड और वोकैब से रिलेटेड ही होंगे। अगर कोई क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड होगा तो हम पैसेज पर वापस आएंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं। द वर्ड एब्सेंस इज, दिया गया वर्ड एब्सेंस क्या है? तो एब्सेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, तो एब्सेंस क्या होगा? एक नाउन होगा। जनरली किसी वर्ड के एंड में अगर एन सी ई आता है तो वो नाउन होता है। इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ द वर्ड फ्रेज इज डिफाइंड इज इन, फर्स्ट पैराग्राफ के सेकेंड सेंटेंस में दिया गया जो फ्रेज है इज डिफाइंड, वो कौन से टेंस में है? तो फर्स्ट पैराग्राफ के सेकेंड सेंटेंस को एक बार देखते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑन द अदर हैंड वेल्थ इज डिफाइंड एज अबंडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोजेशंस, तो इसका टेंस कौन सा होगा? तो पैसिव वॉइस में हमने देखा था कि किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो दिए गए सेंटेंस में इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, मतलब ये किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो इसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को हम बिना पैसेज पढ़े भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इज डिफाइंड दिया गया है और हमें पता है कि इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए होता है। इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ इन दिस वे द वर्ब फ्रेज इज इन, लास्ट पैराग्राफ के थर्ड सेंटेंस में दिया गया जो वो फ्रेज है वो कौन से टेंस में है? तो लास्ट पैराग्राफ एक बार देखते हैं। तो इन दिस वे, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इन दिस वे यू कैन हैव मेनी मोर एक्वेंटेंसेस एंड फ्रेंड्स, और कैन की यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म आ रही है, कुड का यूज नहीं हो रहा। तो कोई मॉडल अगर प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है तो उसका टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द डिटर्मिनर एन, इनमें से किसके साथ डिटरमाइनर एन का यूज हो सकता है? तो हमने ये देखा था कि आर्टिकल्स डिटरमाइनर ही होते हैं, और आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन का यूज करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो इन ऑप्शंस में से जो भी सिंगुलर नहीं है वो तो एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इंजरीज की यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट होगा। उसके अलावा ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं और एन का यूज हम वाउल साउंड के साथ करते हैं। और अगर किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो साउंड हम एडजेक्टिव का देखते हैं, ना कि नाउन का। तो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दोनों का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा, क्योंकि हेल्दी में है का साउंड आ रहा है और स्ट्रॉन्ग में स का साउंड आ रहा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिविटी। वाउल साउंड है इसलिए एन का यूज होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडजेक्टिव फुल इन इट्स सुपरलेटिव डिग्री इज, फुल की सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? तो किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम या तो EST का यूज़ करते हैं या फिर एडजेक्टिव के आगे मोस्ट का हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ के साथ तो EST का यूज़ होता है और कुछ के साथ मोस्ट का यूज़ होता है। लेकिन फुल की सुपरलेटिव फॉर्म की अगर बात करें तो वो होगी फुलेस्ट। अगर आप आपके एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को देख कर जाते हैं तो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी भी मदद हो पाए। अगर आप कुछ फीडबैक और सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आप सबके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।